हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हमारा 8th वीडियो है। बच्चों, हम लास्ट या प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। उसमें हमने SN1 SN2 को डिटेल स्टडी किया विद द प्रॉपर मैकेनिज्म एंड प्रॉपर एग्जाम्पल। Now, in this video, we are going to discuss about the elimination reaction. It is very important for your school exam as well as the competitive exam. आप इसको सीखते हैं तो आप हाइड्रोकार्बन्स 11th का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, साथ ही आप 12th का तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो आपको एक कोरिलेशन मिल जाता है दोनों चैप्टर्स या दोनों पार्ट के बीच में। बच्चों, एलिमिनेशन का बेसिक फंडा तो आपको क्लियर है कि इसमें जब रिएक्शन हो रही होती है तो किसी कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट से कुछ निकल रहा होता है, कुछ रिलीज हो रहा होता है, और इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम एलिमिनेशन कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एलिमिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो अबाउट द एलिमिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ in any reaction only water molecule is released, then the process is known as dehydration. डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ये डिहाइड्रेशन ज्यादातर कंसंट्रेटेड H2SO4 से होता है, जिनको हम अल्कोहल चैप्टर में बहुत डिस्कस करेंगे। और लास्ट ईयर आपने एल्कीन और एल्काइन से पढ़ाई की है तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। तो फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 से ही होगा, और हम इसमें देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने आने के बाद हमें हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन मिलेंगे। दूसरा होता है डिहैलोजिनेशन, यानी किसी भी हैलाइड से आप हैलोजन निकालते हो। ये डिहैलोजिनेशन मोस्टली मेटल्स के प्रेजेंस में होता है, ज़्यादातर जिंक मेटल का यूज किया जाता है। तो स्वाभाविक है ये हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, और हम हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराकर डिहैलोजिनेशन कराते हैं, और इसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का प्रिपरेशन करते हैं, जो कि आगे हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन। जब हम किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से CO2 गैस एस्केप कराते हैं, CO2 गैस निकालते हैं, तो हम वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन शब्द का यूज करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादातर आपको नेम रिएक्शंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड डेरिवेटिव्स में, ईस्टर्स में मिलता है। कुछ नेम रिएक्शन जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन में आपने देखा, बोरोडीन हुल्स-डीकर रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं आप, और भी बहुत सारी रिएक्शंस में डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं। ये एक बहुत इजी कंसेप्ट होता है जिसको हम आगे सीखेंगे। बट द फाइनल वन इज dehydrohallucination. This one is very important. Dehydrohallucination, तो इस शब्द को आप तोड़िए तो आपको समझ में आता है कि इस तरह की जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें डी यानी रिलीज करना, हाइड्रो यानी पानी, और हैलोजन यानी पानी और हैलोजन, वाटर और हैलोजन दोनों को निकाला जाता है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, और ये हमेशा अल्कोहलिक मीडियम में होता है, यानी एथिल अल्कोहल का मीडियम हो जाएगा, एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट मीडियम हो जाएगा। उसमें हम एक बेस यूज कर लेंगे लाइक NaOH या KOH, ज्यादातर KOH का यूज किया जाता है। तो हम क्या देते हैं कि जहां पर आपको अल्कोहलिक KOH दिख जाए एरो के ऊपर किसी कन्वर्जन प्रोसेस में, तो आप समझ जाओ कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने वाला है, क्योंकि शब्दों में लिख के नहीं आता बच्चों कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। यू शुड हैव टू नो अबाउट द मीडियम मेंशन अबव द एरो इन द इक्वेशन। क्लियर बच्चों? तो जहां पर आपको अल्कोहलिक KOH दिखेगा, या KOH विद द अल्कोहल दिखेगा, या KOH विद अल्कोहल सॉल्वेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, आप समझ जाओगे यहाँ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने वाला है। दिस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या है ये हमें सीखना है, और इसके टाइप सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन ऑफ द हैलाइड्स। बच्चों, आपको मालूम है कि कोई भी हैलाइड अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा हैलाइड लिख दिया CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड में यहाँ पर एरो के ऊपर मैंने लिख दिया अल्कोहलिक KOH।
या KOH विद द एथिल अल्कोहल। तो मैकेनिज्म क्या है उसके पहले आपको ये मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है जो इस कार्बन पे लगा है, तो ये अल्फा कार्बन है, और उसके ठीक बगल में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होइएगा, बात को बहुत सीरियसली समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन है। ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। क्या ये सिस्टम यहाँ फॉलो होगा कि नहीं होगा, बस यही सीखना है आपको। तो अल्फा कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगा है वो अल्फा कार्बन है, नेचुरली उसके बगल में बीटा कार्बन है। इसमें होता क्या है कि हम इसको ऐसे समझें कि ये K+ है और ये OH- है। मैकेनिज्म का नाम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी पानी और हैलोजन निकलेगा। तो मैकेनिज्म जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है बच्चों, लेकिन होता पहले डीहैलोजिनेशन है। पहले हैलोजन निकलता है फिर वाटर निकलता है। ये पहले आपको क्लियर रखना है कि इन बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल we release up the halogen molecule, then after the water molecule is released from the reactant। अब ये K+ इसको इंड्यूस करेगा और ये इंड्यूस होगा तो स्वाभाविक है कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा का पूरा बॉन्ड क्लोरीन में शिफ्ट हो जाएगा। जब क्लोरीन में शिफ्ट हो जाएगा तो ये बच्चों क्या मिलेगा, CH3 CH2+ और Cl-। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख गई, कार्बोकैटायन। यानी आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात मालूम हो गई कि जब बीटा एलिमिनेशन होता है और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आप करते हो तो आपको हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलता है। क्लियर बच्चों? अब वो जो Cl- है उसको Cl- को K+ एक्सेप्ट करेगा और KCl बना देगा, और जब KCl बना देगा तो आप बोलोगे ये हो गया डिहैलोजिनेशन, हैलोजन निकल गया। अब बारी आई वाटर की, यही असली याद है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिखा CH3 CH2 कार्बोकैटायन। इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक हाइड्रोजन को ओपन कर लेता हूं क्योंकि हाइड्रोजन मुझे अब निकालना है कहीं ना कहीं से, देखते हैं। अब इसके पास आया कौन, OH- आयन। OH- आयन कहेगा कि भाई मैं हूं नेगेटिव और मुझे चाहिए पॉजिटिव हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वाटर निकालेगा वो, तो इसको पॉजिटिव चाहिए। तो अब आप ये बोलोगे कि जो कार्बोकैटायन जहां लगा है दिस वन इज द अल्फा कार्बन। ये ध्यान देना है, ये अलग चीज है, ये नोमेनक्लेचर है। ये असली चीज ये है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आप देखोगे जिस कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव, जिस कार्बन पे आपने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया है वही अल्फा कार्बन, ना कि वो जिसपे क्लोरीन लगा है। हाँ, ये अभी बात ये जरूर है कि हमको वही कार्बन पॉजिटिव मिल रहा है जिसपे क्लोरीन लगा है, आगे देखेंगे नहीं भी मिल सकता। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव लगा है वो अल्फा कार्बन है और उसके अगल बगल में बीटा कार्बन होगा। स्वाभाविक है, अभी ये बीटा कार्बन है क्योंकि कोई है नहीं। तो इस बीटा कार्बन में ये हाइड्रोजन जो है और ये OH- है, तो स्वाभाविक है कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड को खींच लेगा। जब ये बॉन्ड को खींच लेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, CH2- और ये हो जाएगा CH2+ और ये निकल जाएगा H+। वो H+ इस OH- के साथ ऐड हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। दिस वन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया। अब इस चीज पे आप ध्यान दो, क्या ये न्यूट्रल है? बोले ना यार, ये तो दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हम क्या करें? बोले इसमें काम करें, ये लोन पेयर को हम बदल दें बॉन्ड पेयर में, रिजोनेंस फिनोमिना में। तो ऐसा करने पे हमारा क्या होगा, ये CH2 ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, CH2 दिस वन इज द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको ये सबसे सरल एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन का। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि यार बीटा एलिमिनेशन होता क्या है। बाकी इसकी ब्रॉड टर्म मैकेनिज्म मैं भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन बीटा एलिमिनेशन होता क्या है वो आपको क्लियर हुआ क्या, कि जब हम कोई हैलाइड लेते हैं उस हैलाइड में हम अल्कोहलिक KOH मिलाते हैं तो आफ्टर डीहैलोजिनेशन, हैलोजन के निकल जाने के बाद हमें कार्बोकैटायन मिलता है। बस यहीं पे घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि कार्बोकैटायन मिल जाता है
इसका मतलब हमें अब मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमको सिर्फ एथिल कार्बोकैटायन ही मिला था। अब एथिल में तो आप कोई शिफ्टिंग कर नहीं सकते, कुछ और चेंज कर ही नहीं सकते, दो ही तो कार्बन है, तो ठीक है। लेकिन अभी आगे प्रॉब्लम आएगी, यानी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें कार्बोकैटायन मिलता है और हम उस कार्बोकैटायन को बनाने की कोशिश करेंगे जो मोस्ट स्टेबल। जब हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के बाद जो हम बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है जरूरत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जरूरत हुई तो हमारा बीटा अल्फा में बहुत चेंजेस आएंगे, तो अब हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेंगे। कार्बोकैटायन बना लेने के बाद उसको हम अल्फा कार्बन कंसीडर करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अगर अल्फा है तो उसके अगल बगल में होगा बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन में हम हाइड्रोजन को निकालेंगे और उस हाइड्रोजन को हम OH माइनस के साथ एसोसिएट कराएंगे और OH माइनस के साथ वो एसोसिएट होके पानी बन के निकल जाएगा। यानी पहले डिहाइड्रेशन होता है कि पहले डिहैलोजिनेशन होता है? तो पहले डिहैलोजिनेशन होता है, देन डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलने के बाद हमको एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? एकदम क्लियर। इसको 2, 3, 4 बार सुनिएगा रिवाइंड करके, बहुत जरूरी है सुनना। अब आप ध्यान दीजिए कि चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया। तो सिंस इन दीज रिएक्शन द हाइड्रोजन H+ आयन is released from the beta carbon atom which is responsible to in the formation of stable alkene. That is why such mechanism is known as beta elimination. क्या सुना आपने कि since in these reaction after dehalogenation the H+ ion is released from beta carbon atom from the carbocation to form the stable alkene as the product after dehydration. That is why the mechanism is known as beta elimination. क्लियर बच्चों? अब अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो इसमें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें आप 1-2 घंटे भी कम पड़ेंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा डिजाइन चेंज करता हूँ और सोचता हूँ कि यार ये जो बीटा और अल्फा का फंडा बता रहा हूँ, क्या ये हर जगह जेन्युइन है, हर जगह लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? चलिए अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, CH3 CHCl CH3 आइसोप्रोपिल क्लोराइड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड को अगर मैं यूज करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओ, तो सबसे पहले आपने जहां अल्कोहलिक KOH देखा आपका दिमाग तुरंत एक्टिव बोला भैया ये तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि शब्दों में लिख के कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है वही तो आपको सीखना है। चलिए सबसे पहले KOH मीडियम अल्कोहल है वो अलग बात है, K+OH- में टूटा, फिर CH3 CHCl CH3 के पास आया K+ बोला भैया हमें पॉजिटिव चार्ज, हमको चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो हैलाइड बोलेगा कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा कर लेने से ये मिल जाएगा CH3 CH+ CH3+ क्या बच्चों, Cl-। अब ये K+ इस Cl- के साथ ऐड हो जाएगा और KCl बना देगा। दिस वन इज डिहैलोजिनेशन, यानी बच्चों पहले हुआ डिहैलोजिनेशन। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात, ये क्या मिला है, बोले ये तो आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन है। इस आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन में क्या ये अल्फा कार्बन है? बोले यार हाँ अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा है, अल्फा कार्बन था इसलिए वो अल्फा है। बोले ना, ये नहीं बोलना है, ये बोलना है कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आप इसमें 3 डिग्री कहीं बना सकते हो?
बोले ना, अब 2 डिग्री, 3 कार्बन है, कहाँ 3 डिग्री बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ये 2 डिग्री है, ये मोस्ट स्टेबल है अभी, और इससे स्टेबल कोई है नहीं, क्योंकि 1 डिग्री तो होगा नहीं। दैट इज व्हाई इट इज अ अल्फा कार्बन। ये नहीं कि ये क्लोरीन लगा था, नॉमेनक्लेचर नहीं लिख रहे हो आप, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे कि ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, अभी इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, ये 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ये दोनों 1 डिग्री हैं, तो 1 डिग्री की तरफ जाएंगे नहीं, इसलिए ये अल्फा कार्बन है। अब अगर ये अल्फा पता चल गया तो अब बीटा एलिमिनेशन होगा। अब आप बोलोगे CH3 CH कार्बोकैटायन, CH3 के पास आएगा OH माइनस, OH माइनस, फिर वही इससे बात करेगा, बोलेगा भैया मैं हूँ OH माइनस, नेगेटिव चार्ज हूँ, मुझको चाहिए H प्लस आयन, जिससे कि मैं बन जाऊँ क्या, वाटर। तो ये कार्बोकैटायन जो अल्फा कार्बन है अपने अगल बगल वाले बीटा कार्बन को ऑर्डर मारेगा। बोले भाई कौन है बीटा कार्बन? ये दोनों हाथ खड़ा करेंगे, बोले हम है बीटा कार्बन, ये दोनों एक जैसे हैं। अब आप सोचोगे किससे लें? बोले जब एक जैसे है तो इट्स योर चॉइस, आप जिससे चाहो उससे हटाओ। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हो राइटिंग में, इसलिए आप राइट वाले को सेलेक्ट कर लो। नहीं इच्छा है तो कॉपी को 90 डिग्री घुमा दो, तो ये वाले को सेलेक्ट कर लो, चॉइस इज योर। फिर भी देखने में अच्छा तब लगेगा जब इससे हटाओ। तो ये अपना एक हाइड्रोजन की पूंछ बाहर निकाल देगा। अब ये कार्बन बोलेगा कि इस OH माइनस को H प्लस देना है भैया, तो ये CH2 और ये H है, यानी ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H हो जाएगा फोकट, H प्लस फ्री। तो आपको मिल जाएगा क्या, CH3 CH प्लस CH2 माइनस और H प्लस हो गया फ्री। ये H प्लस OH माइनस के साथ हैप्पी हैप्पी बाहर भाग गया, ये बन गया कौन, वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया। यही बीटा एलिमिनेशन है। अब जो बच गया उसका बॉन्ड रीअरेंजमेंट आप करा दोगे, बोलोगे यार ये अनस्टेबल है, स्टेबल करते हैं, तो बोले लोन पेयर चेंज इनटू पाई बॉन्ड, जिससे इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और आंसर इज CH3 CH CH2, दिस वन इज प्रोपीन। प्रोपीन हमको आंसर के रूप में मिल गया बच्चों। अब आप क्या कहते हो, बहुत सरल, हाँ अभी तक तो सरल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसमें देखते हैं, कहाँ कहीं तो दिक्कत आएगी, कहीं कुछ जरूरत पड़ेगी क्या। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल पे हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको समझाया आइसोप्रोपिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, बोले यार आइसोप्रोपिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई। चलिए दिक्कत अब आएगी, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ CH3 CH2 CHCl CH3 का अल्कोहलिक QH से रिएक्शन प्रोसीड करा। अब आप को यहाँ पर बहुत ध्यान देना है बच्चों, बहुत ज़्यादा। चलिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और विद द मैकेनिज्म सीखते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो हमने ध्यान ज़्यादा दे रहा है। चलिए यहाँ लड़का कोई पढ़ाई कर रहा है, बोलेगा IUPAC नेम में ये प्रिंसिपल ग्रुप है, यहाँ पर इसका क्लोरीन ये अल्फा कार्बन है। चलिए मान लेते हैं। मैकेनिज्म शुरू की, सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, आपको मालूम ही है KOH ब्रेक हुआ, K प्लस OH माइनस में, ये CH3 CH2 CH Cl CH3 सेकेंडरी न्यूट्रल क्लोराइड है, इसके पास K प्लस आया, बोला भाई हम है पॉजिटिव चार्ज, हमको चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो इसने कहा कि भाई चलो क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, वही लैंग्वेज बोलना है आपको। तो आप बोल दोगे CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये K प्लस और ये Cl माइनस निकल गया। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको क्या दिख रहा है, बोले यार ये तो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। अच्छा
ये कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है? ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। इसके जस्ट अगल और बगल में झांकिए और देखिए क्या आपको 2 डिग्री से स्टेबल कुछ मिल रहा है? 2 डिग्री से स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री। तो बोले यार अगल बगल चलो देखते हैं। इसके अगल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? बोले ये तो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 से 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बगल बोले ये तो 1 डिग्री है, यानी 3 डिग्री नहीं है। जब 3 डिग्री है ही नहीं है तो हमारे को कोई शिफ्टिंग की गुंजाइश नहीं है। चलिए शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यही मोस्ट स्टेबल, इससे स्टेबल कोई नहीं है। तो दिस वन इज अल्फा कार्बन, इसको अब हम एज्यूम करेंगे अल्फा कार्बन। अब आपको इससे हाइड्रोजन निकालना है, तो तय बात है अल्फा के बगल में ये बीटा है और अल्फा के बगल में ये भी बीटा है। अब आपको प्रॉब्लम खड़ी होने वाली बच्चों, 2-2 बीटा हो गए। बोले अभी भी तो 2-2 बीटा थे आइसोप्रोपिल क्लोराइड में। बोले वो एक जैसे थे, ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये CH3 है और ये CH2। बस यही असली चीज है जो आपको सीखना है, यही पकड़ लेना है, जिससे पूरी चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। बोले यार अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? उससे हटाऊं कि इससे हटाऊं? तो हटा तो दोनों से सकते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शन करा रहे होते हैं तो कोई हाथ डाल के तो रिएक्शन करा नहीं रहते। ये हाथ यहाँ बॉन्ड छोड़ दोगे, रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होगी। तो फिर इसका मतलब कि रिएक्शन की हर पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है सब होती हैं, और कुछ ज़्यादा बनता है दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, जो कम बनता है उसको हम माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज जब हो जाओगे कि इससे निकाले तो उससे निकाले, तो फिर आपका हेल्प करने के लिए एक नियम आ जाता है और वो कहलाता है सेट-जेफ लॉ। और ये आपकी बहुत हेल्प करता है बच्चों, एक तो डायरेक्ट आंसर लाने में, और फिर डायरेक्ट आंसर आने के बाद आपका कंसेप्ट भी अच्छा क्लियर हो जाता है, और आप दूसरा आंसर क्यों नहीं आया है उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बताइए आपको कंफ्यूजन क्या है? पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या कंफ्यूजन है। तो आप बोलोगे कि यार इस कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि ये तो अल्फा है, यहाँ तक तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन 2-2 बीटा हैं और दोनों अलग अलग हैं। अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि भाई मैं किस से हाइड्रोजन निकालूं? बस यही आंसर तो सेट-जेफ का रूल है। क्या जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे? सेट-जेफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग द elimination reactions, सुनिएगा, during the elimination reaction after release of negative part of the reagent, after release of negative part of the reagent or after formation of most stable carbocation, दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ रिलीज कर देना काम तो होगा नहीं, कार्बोकैटायन भी स्टेबल बनाना होगा। तो आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट or after formation of most stable carbocation which is considered as alpha carbon atom, the hydrogen atom is released from such adjacent beta carbon atom which contain less number of hydrogen atoms. आप कंफ्यूज हो इससे निकाले कि उससे निकाले, तो सेट-जेफ कहते हैं इससे निकालो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जबकि उसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आपको क्लियर हो गई बात। अच्छा, जब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो मेरी मदद करने के लिए सेट-जेफ प्रकट हो जाएंगे, और सेट-जेफ बोलेंगे क्या कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और द फॉर्मेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, after formation of most stable carbocation, the hydrogen atom is released from such adjacent beta carbon atom which contain less number of hydrogen atom. क्लियर बच्चों? ये ट्रिक है जो सेट-जेफ रूल कहलाती है, ऑथेंटिक है, कहीं कोई गलती नहीं होती। बस आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन शब्द लिखा है। चलिए आप सेट-जेफ रूल जान गए हैं। आप बोलोगे मैं इससे हाइड्रोजन निकालूंगा, तो ये CH3 CH2 को मैं ओपन करके ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये CH कार्बोकैटायन है CH3। अब इसके पास आया है कौन बच्चों? OH माइनस, और OH माइनस कहता है भैया मेरे को चाहिए H प्लस। तो ये बोलेगा ठीक है, हम है अल्फा, ये है बीटा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ लॉ।
ये कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा नेगेटिव है, बॉन्ड को खींच लेगा, ये H प्लस बनेगा, ये H प्लस इस OH माइनस आयन के साथ निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, CH3 CH माइनस CH प्लस CH3 और H और OH मिलके निकल गया क्या बच्चों, H2। अब आप बोलोगे ये तो अनस्टेबल है, इसको स्टेबल कर दें, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में बदलते हैं, तो हमको मिल गया CH3 CH CH CH3 ब्यूट 2E। तो ब्यूट 2E हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल गया और ये आंसर आ गया। अगर बच्चों आपसे गलती हो जाती, ध्यान दीजिएगा कि अगर गलती हो जाती, आप ये नहीं बना पाते, आप सेट रूल नहीं जानते, तो आप क्या करते, आपसे गलती होती तो आप बोलते चलो मैं इसको बीटा मानूंगा और इससे हाइड्रोजन निकालूंगा। तब यही रूल आप यहाँ लगाओगे, तो यहाँ लगाने के बाद क्या होगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, तो आपका आंसर हो जाता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1E। या तो ये या ये ब्यूट 1E और ब्यूट 2E। आप पहले देखिए दोनों में सुंदर कौन लग रहा है आपको, अच्छा सिमेट्रिकल, बोले ब्यूट 2E ये बॉन्ड है, ब्यूट 1E ब्यूट 2E एकदम बीच में बॉन्ड है, सिमेट्रिकल है, बस यही लॉजिक है, यही आंसर है क्या कि ब्यूट 1E या ब्यूट 2E में 2E ही ज्यादा क्यों बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज इट इज अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, it is considered as more stable than the but 1 due to symmetrical structure but 2 is considered as a major product। क्लियर बच्चों, यानी मेजर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसके मेजर प्रोडक्ट बनने की। क्लियर, दिमाग में बात आई। तो अब अगर आप ये सीख गए तो आप यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी होगी बच्चों, जो कॉम्पिटिशन्स में बहुत आती है, कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर केस में सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हमने दिया तो हमको ब्यूट 1E और ब्यूट 2E दो प्रोडक्ट मिले, जिसमें से ब्यूट 2E इज द मेजर प्रोडक्ट। यानी मैं इसको ऐसे भी आपको समझाऊं कि अगर मैं कहूं कि CH3 CH2 CHCl सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH, तो आप बोलोगे इस रिएक्शंस की दो प्रोबेबिलिटी है कि हमको प्रोडक्ट में ब्यूट 2E मिलेगा या हो सकता है ब्यूट 1E मिले, लेकिन ये तय है दिस वन इज आंसर मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें आप एक इंफॉर्मेशन और इंक्लूड कर लीजिए, वो ये बच्चों कि अगर मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो इस ब्यूट 2E में आप जानते हो कौन सी आइसोमरिज्म होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसके दो आंसर आएंगे सिस एंड ट्रांस। तो आप बोलोगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 अगर ब्यूट 2E बनेगा तो उसके दो आइसोमर होंगे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H ट्रांस ब्यूट 2E, या फिर हो सकता है उसका हो CH3 C CH3 H H, ये क्या है बच्चों, सिस फॉर्म, दिस वन इज ट्रांसफॉर्म। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में 2 ब्यूटीन ही मेजर प्रोडक्ट है, क्यों, बोलोगे सेट-जेफ रूल्स के हिसाब से। दिस वन इज नॉट करेक्ट आंसर, सेट-जेफ ट्रिक है जो आपको आंसर बताने में मदद कर रही है, लेकिन ब्यूट 2E ही क्यों बना है, दिस इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री। आप बोलोगे कि ब्यूट 2E ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट शो करता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। अब ब्यूट 2E में भी दो केस हो जाएंगे, या तो वो ट्रांस होगा या तो सिस होगा। अब आप ध्यान दीजिए डाइपोल मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन और कार्बन का अरेंजमेंट अगर देखें तो आप जानते हो ये सिस फॉर्म है और ये थीटा एंगल पे है, यानी इसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, जबकि ये अपोजिट वेक्टर होता है ट्रांसफॉर्म, और थीटा आप जानते हो इसमें 180 है, सॉल्व करने पे अपोजिट वेक्टर है और इसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा 0 होता है। तो जब दो आइसोमर सिस और ट्रांस बनते हैं तो ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है और सिस का डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव होता है। जब डाइपोल मूवमेंट 0 होता है तो सिस ट्रांस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिपल्सन शो नहीं करते और उनमें किसी तरह की भी पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए यूनिट वॉल्यूम पे ट्रांस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा संख्या में अरेंज होते हैं।
सेम टाइम जब सिस में देखते हैं तो सिस में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ट्रांस से कम हो जाते हैं। इसलिए अगर मुझे ब्यूट-टू-ईन आंसर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें दो आइसोमर सिस और ट्रांस मिलेंगे और उसमें भी मुझे ट्रांस मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, सिस माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज ड्यू टू जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इट एक्सपीरियंस वेरी लेस और minimum repulsive interaction between the molecules. Therefore, in a unit volume of trans butene, more number of molecules are arranged, hence is considered as a major product. क्या कहते हो? क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक तो आपको बातें बहुत सरल लगी, क्लियर हुई, कंसेप्ट्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन बच्चों अगर दिक्कत नहीं आई तो चलिए अब हम दिक्कत खड़ी करते हैं आपके लिए और देखते हैं कि आप दिक्कत को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं और मैं कहता हूं बच्चों आपके सामने अब एक नया क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन है ये, और आपको यहां लिख दिया अल्कोहलिक KOH। अब जादू होने वाला है। अब आप बोलूं मैं कि इसका बीटा एलिमिनेशन कराओ और बता दो आंसर क्या आएगा। क्या कहते हो? कर सकते हो? क्या लगता है आपको? तो बोले चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। बोले यार ये क्या है? बोले ये अल्फा कार्बन। क्यों? बोले क्लोरीन लगा है ना। बोले यार ये तरीका सही नहीं है। बोले क्लोरीन लगा है, नॉमेनक्लेचर अलग चीज है। अभी क्या मैं इसको अल्फा मान लूं? बोले अभी जो मैंने आधे घंटे में सिखाया उससे ये तो क्लियर हो रहा है कि मैं आंख बंद करके अल्फा नहीं मानूंगा। अल्फा तो मैं उसी को मानूंगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। क्लियर? दिमाग में आई बात? चलिए हम शुरुआत करते हैं। अल्कोहलिक KOH का K+ इसको इंड्यूस करेगा, स्टेप कम कर रहा हूं मैं। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन नेगेटिव है, ये मिल गया CH3 CH कार्बोकैटायन CH3 डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं KCl। चलो भाई कार्बोकैटायन तो मुझे मिल गया है ना, यही। अब इससे क्या करें? बोले यार एक सेट रूल लगा दो। बोले यार अल्फा कार्बन है, इसके अगल और बगल में बीटा कार्बन है, इसमें तो एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है, उसमें 3 हाइड्रोजन है। तो सेट जैब कहते हैं कि अगल बगल वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है या बीटा मानना है जिसमें हाइड्रोजन कम हो। बोले यार इसमें तो एक भी नहीं है। बोले इसका मतलब सेट जैब रूल आंख बंद करके ट्रिक नहीं है फॉलो करने वाली। सेट जैब रूल ऑर्गेनिक में कोई भी ट्रिक आंख बंद करके नहीं होती बच्चों। यहाँ पर हर एक ट्रिक साइंटिफिक होती है और वो हमेशा मैकेनिज्म बेस्ड होती है। इसलिए अगर आप सेट जैब के भरोसे बैठे रहेंगे तो मार खा जाएंगे, नुकसान होगा। आप अपने भरोसे बैठिए कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं शिफ्टिंग कराने की कोशिश करूंगा, मोस्ट स्टेबल पे ध्यान दूंगा और फिर उसके बाद आंसर बनाऊंगा। चलिए अब आपको ज्ञान है तो आप बोलोगे कि भैया ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके बगल में ये 4 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री से तो कोई लेना देना नहीं है, बेचारा 1 डिग्री क्या होगा? बोले कुछ नहीं। 4 डिग्री कार्बोकैटायन होता नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 डिग्री को 3 डिग्री में बदल दूं तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा बच्चों। आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाया, दिस वन इज नोन एज शिफ्टिंग, 1 to मेथिल शिफ्टिंग, यानी अगल बगल के कार्बन में मेथिल को उठा के इधर का उठा के इधर या इधर का उठा के इधर, 1 to शिफ्टिंग होती है। जंप करके शिफ्टिंग नहीं होती कि 1 3 1 4 1 2 अगल बगल। 1 2 का मतलब अगल बगल। बोले यार इस 4 डिग्री को अगर मैं 3 डिग्री बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। चलो मैं क्या करता हूं, इसका एक मेथिल ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं। दिस वन इज नोन एज 1 to मेथाइल शिफ्टिंग। यह है असली ज्ञान, ये सेट जैब एट जैब से ज्यादा फायदा नहीं होगा। चलो शिफ्टिंग करा दिया। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये CH3 यहां से मेथाइल ग्रुप हटा तो कार्बोकैटायन आ गया। CH इसमें मेथाइल ग्रुप आया तो ये प्लस चार्ज जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागा है तो जाके इसका प्लस चार्ज खत्म कर देगा। अब यहाँ पर
ये हो गया क्या बच्चों, अल्फा कार्बन, यानी ये अल्फा नहीं था, ये अल्फा है। तो यही मैं आपको समझा रहा था जब से, क्या कि अल्फा कार्बन को आप नोमेनक्लेचर वाला अल्फा नहीं मानोगे, आप उस कार्बन को अल्फा मानोगे जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये ही सेट-जेफ रूल है, ये एक्सरसाइज सेट-जेफ रूल है, वो नहीं है सेट-जेफ के अगल बगल से उससे निकाल देंगे, वो तो हमारी कंपाइलेशन है, अनुवाद है। क्लियर बच्चों? अब आप बोलोगे मजा आ गया, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये बोलता है कि मैं हूं मोस्ट स्टेबल, मेरे से स्टेबल तो कोई है नहीं। अब आप बोलोगे चलो अब मैं सेट-जेफ का कंसेप्ट देखूं, अल्फा कार्बन ये है। अब आपका अल्फा ही जब आप गलत प्रेडिक्ट करोगे तो आंसर तो गलत आएगा। अब आपने सही प्रेडिक्शन कर लिया है। अगल बगल के उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा, अगल बगल के उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन द हाइड्रोजन एटम इज रिलीज्ड फ्रॉम सच एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने परफेक्टली सेट-जेफ रूल सीख लिया। क्लियर बच्चे? अब आप बोलोगे इससे हाइड्रोजन एटम हटेगा, और जब इससे हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3, ये कार्बोकैटायन हट जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या मिल गया, H+। इस H+ को OH- इंतजार कर रहा है, बोला आओ वेलकम, और H और OH बन के क्या बन गए, वाटर। और आंसर जो आपका आया वो क्या आया, आप देख रहे हो, आंसर इज 1 2 3 4, यानी 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप आंख बंद करके नॉनसेंस रूल अप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आप लोग ज़्यादातर बच्चे आंसर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे और फिर आंसर हो जाएगा 1 2 3, तो आपका आंसर होगा 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटवानीन, विच वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये आंसर हुआ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन। ये आप क्या ध्यान से सीख पा रहे हैं? इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आपने इसको सीख लिया तो आप मान के चलो एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन, हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एमाइन, 6-7 चैप्टर पे आप कवर कर रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल के कॉम्पिटिशन्स के। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी और बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? अब दूसरा इस प्रोडक्ट पे और ध्यान दो, क्या ये प्रोडक्ट बहुत सुंदर लग रहा है, देखो डबल बॉन्ड, 2 इधर मिथाइल, 2 इधर मिथाइल, यानी ऑटोमेटिकली अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो आपको सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलता है, यानी वेल अरेंज्ड होता है, प्रॉपर ओरिएंटेड होता है। और अगर आप मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हो तो विचित्र टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऑलरेडी गलत होगा। क्लियर? तो चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया कि मैं आंख बंद करके बीटा एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन कंसीडर नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरा, मैं विदाउट मैकेनिज्म आंख बंद करके सेट-जेफ रूल फॉलो नहीं करूंगा। सेट-जेफ रूल कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी कंपाइलिंग गलत होती है, उसका अनुवाद गलत होता है, ट्रांसलेशन गलत होता है। सेट-जेफ रूल इज एब्सोल्यूट, परफेक्ट, 100% करेक्ट। गलत विद्या है तो गलत मंत्र जाप करेंगे तो गलत प्रभाव होगा, इसलिए विद्या सही, मंत्र सही तो प्रभाव भी सही होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब मैं मान के चलता हूं कि मेहनत सफल हुई और आप सेट-जेफ रूल बीटा एलिमिनेशन में परफेक्ट हो गए हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो यू शुड हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और 100% बनेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। चलिए अब आपको अगर ये क्लियर हो गया कि यार बीटा एलिमिनेशन में ये कंसेप्ट होते हैं, तो बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको जनरल वे में दिमाग में होने चाहिए, और वो कहलाता है ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब हम कराते हैं तो क्या नेचर, कौन सा प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा सही है या कौन सा रिएक्टेंट लेना ज़्यादा सही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि यार आप जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं तो आप क्या बना रहे हैं? बोले यार मैं पहले तो कार्बोकैटायन बनाता हूँ। अच्छा कौन सा बनाते हैं? मोस्ट स्टेबल बनाता हूँ। मोस्ट स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर मोस्ट स्टेबल होता है तो आप एक रूल बना लो, क्या कि ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की प्रकृति, नेचर, सरलता क्या है? कौन सबसे हेल्दी दिखाएगा? अगर मैं कहूँ कोई 3 डिग्री हैलाइड है, कोई 2 डिग्री हैलाइड है और कोई 1 डिग्री हैलाइड है, तो इन तीनों केसेस में आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करने का नेचर होगा? आप तुरंत बोलोगे, भले आपको ज्ञान ज़्यादा नहीं हो लेकिन आपका दिमाग काम करेगा और आप बोलोगे जब मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता हूं तो मैं हमेशा कार्बोकैटायन बना के मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे ध्यान देता हूं और 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, यानी 3 डिग्री हैलाइड ही सबसे ज़्यादा ईज दिखाता है, उसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। क्लियर बच्चों? तो आप तुरंत बोलोगे ये आंसर है, यानी 3 डिग्री हैलाइड अगर मुझे मिल गया तो मैं मजा आ जाएगा और मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दिखाएगा, बीटा एलिमिनेशन दिखाएगा। चलिए प्रोडक्ट बन गया। अब मैं प्रोडक्ट अगर बन गया, प्रोडक्ट में ईज ऑफ प्रोडक्ट बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलूँ तो आप बोलोगे कि यार ये तो तय रहा कि प्रोडक्ट जब मैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेता हूँ तो प्रोडक्ट भी वही अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, तभी तो उसमें डिग्री और 3 डिग्री 2 डिग्री की गुंजाइश होगी। तो अगर मैं आपको ऐसे लिख के कुछ दिखाऊं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैंने लिखा एक एल्कीन ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे R कोई कार्बन लगा रहा हूँ, एक एल्कीन ऐसे लिख रहा हूँ RCRHH, एक एल्कीन ऐसे लिख रहा हूँ RRCHR और एक ऐसे लिख रहा हूँ RRCRR। अब मैं आपसे बोलूं कि आप इनको ध्यान दीजिए और बताइए मुझे कि कौन प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है, यानी किस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज़्यादा हुआ होगा, ज़्यादा टेंडेंसी शो किया होगा। तो आप ध्यान दोगे, पहला तो आपके ये दिमाग में होगा यार सिमेट्री वाला बनता है, जो सिमेट्रिकल होता है वो बनता है। दूसरा यार जो 3 डिग्री से बनता है वो बनता है, जब अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, यानी जितने ज़्यादा कार्बन हो उतना अच्छा, जितने ज़्यादा कार्बन हो। अब एल्कीन है तो 2 ही तो ब्रांच होंगी, तो एक कार्बन एल्कीन का और 2 ब्रांच वाला कार्बन, यानी जितने ज़्यादा कार्बन के होंगे उतना अच्छा और जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना अच्छा। तो आप बोलोगे इसमें तो एक भी यार डबल बॉन्ड को छोड़िए, कार्बन कार्बन आगे पीछे भी बोले आरो हाइड्रोजन है बेकार है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड देखो तो बोले यार सब कार्बन चेन है। अब कितने कार्बन के वो अभी नहीं दिख रहा, यानी ये पक्का हुआ कार्बन चेन है। साथ ही साथ देखो ये कार्बन क्या है, बोले यार इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, उससे जुड़ा है, यानी 3 डिग्री है, यानी इसमें प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हमारे दोनों रूल को ये फॉलो कर रहा है, यानी पक्का इसमें टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। फिर बोले यार इसमें 3 और हैं, एक हाइड्रोजन है, यानी उससे तो कम लेकिन इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, यानी इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनने का बहुत कम है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। ये बच्चों बहुत कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आए हैं, इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बात तो है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। कुछ भी करके आप बीटा एलिमिनेशन में परफेक्ट होने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर सकते हो, कितना भी कठिन है, बस आप उसका मीनिंग सही समझिए कि क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, बीटा एलिमिनेशन कराते समय क्या प्रिकॉशन करनी पड़ती है। क्लियर बच्चों? अगर आप इतना कर लोगे तो नो डाउट आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अब ये तो तय हो गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी, लेकिन ये जैसे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिमिलरली एलिमिनेशन के भी 2 टाइप होते हैं। उधर हमने सीखा था SN1 SN2, और SN1 SN2 में जो आपने सीखा था
वही कंसेप्ट अब यहाँ पे एलिमिनेशन सीखते हैं तो लगाते हैं E1 और E2 यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो SN1 SN2 के कंसेप्ट है वहाँ बस ये था कि सब्सटीट्यूशन होता था, यहाँ एलिमिनेशन करना है, यानी वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। तो अगर आप SN1 SN2 पे परफेक्ट हो तो आपको E1 और E2 बहुत ही इजी लगेगा, जिसको हम देखते हैं और कंसर्न करते हैं कि यार ये E1 और E2 होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो बच्चों SN1 और SN2 की तरह ही होता है E1 और E2 यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर। तो होता क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। SN1 में क्या होता था, बोले यार यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा 3 डिग्री हैलाइड में होता था। वैसे यहाँ पे आप बोल दीजिए E1 हमेशा 3 डिग्री हैलाइड में हुआ। वहां आप बोलते थे 2 स्टेप में होता था SN1, E1 2 स्टेप में होता है। वहां आप बोलते थे कि SN1 में जो रेट होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ भी बोल दो रेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। वहां आप बोलते थे कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, SN1 में, E1 में भी कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट। यार बहुत सरल है, जो SN1 है वही E1 है, वो सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है, बस ये अंतर है। सब्स्टिट्यूशन हटा दो तो यही चीज आप कॉपी पेस्ट कर दो, एलिमिनेशन। क्लियर बच्चों, दिमाग चल रहा है आपका, समझ रहे हो? अब इसी को एग्जांपल से समझा दो। जैसे देखो आप यहां पर जब मैग्नीज लिखते हैं तो हम एल्कोहलिक KOH का मतलब ये समझते हैं कि जो मीडियम है वो एथिल अल्कोहल एज्यूम कर लेते हैं, और एथिल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5O H+, यानी मैकेनिज्म में हम मीडियम को कंसीडर करके चलते हैं एथिल अल्कोहल। आपने 3 डिग्री लिया है तो स्वाभाविक बात है अगर आप 3 डिग्री हैलाइड यूज करोगे तो आपको मिलेगा क्या, SN1 और SN2 के हिसाब से। तो जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये आप एक कार्बन ले रहे हैं और ये CH लगा दो, आप CH3 ये X लगा होगा, कोई 3 डिग्री हैलाइड है। यहाँ पर जैसे आपने वहाँ SN1 पढ़ा वैसे ये आया, वहाँ SN1 में आपको याद है क्या होता था, OH- आता था। OH- आता था, बोलता था मैं हूँ OH-, क्लोरीन बाहर निकलो, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्लोरीन निकल जाया करता था कार्बोकैटायन बना के। वही यहाँ होगा, ये C2H5OH- इसको इंड्यूस करेगा, बोलेगा मैं हूँ नेगेटिव, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, X- रिलीज हो जाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा, और ये CH3 कार्बोकैटायन, और ये X- निकल गया। दिस वन इज द स्लोअर स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। तो आप स्लोअर स्टेप है इसलिए आप बोलोगे रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 होल थ्राइस C X। ये SN1 की तरह ये E1 है, यूनिमोलिकुलर। इसके बाद ये CH3, ये कार्बोकैटायन। अब क्या होगा बच्चों, फिर वही बात, आपकी तो शिफ्टिंग हो गई, होने की कोई गुंजाइश अभी तो है नहीं। आप बोलोगे मैं सेट चेयर रूल लगाऊंगा, अगल बगल की किसी भी सब एक जैसे हैं, एक का हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, और क्या होगा, जब हाइड्रोजन बाहर निकाल लोगे तो ये कार्बन बॉन्ड को खींच लेगा, H+ फ्री हो जाएगा। जब H+ फ्री हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये H+ फ्री हो गया। ये वाला स्टेप क्या हुआ, ये हुआ फास्ट स्टेप। बस बहुत फालतू का सिर नहीं पटकना है, किताब में फालतू इधर उधर ना दुनिया भर का, आपको बस दिमाग में ये राइटिंग पर्पस से बनना चाहिए, और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि यार मैं 3 डिग्री हैलाइड देख रहा हूं तो मैं बीटा एलिमिनेशन तो का मैं ज्ञानी हो चुका हूं, लेकिन अब मैं बस बीटा एलिमिनेशन को डिस्टिंग्विश कर दूंगा कि 3 डिग्री को देखते ही बोल दूंगा यार ये तो E1 हो रहा है। बाकी E1 की थ्योरी क्या लिखना है, बोले SN1 की पूरी थ्योरी छाप देना है, बस जहां जहां सब्स्टिट्यूशन है वहां वहां एलिमिनेशन लिख देना है। बोले यार E1 हमेशा 3 डिग्री हैलाइड में होता है, E1 में 2 स्टेप होते हैं, स्लो एंड फास्ट।
E1 में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होती है। E1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। मैकेनिज्म का कंट्रोल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से होता है। यार बहुत सरल है बच्चों, क्या कहते हो? देखो इसको फालतू वाला मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। आपको अगर बीटा एलिमिनेशन जो मैंने समझाया सेट-जेफ रूल का लॉजिक से वो समझ में आ गया ना, तो फिर ये आपके लिए टाइम पास है। फिर ये तो राइटिंग पर्पज से, क्योंकि आपको डिस्टिंग्यूश करना तो आ गया, लिखते बनना चाहिए। चलिए अगर आप E1 पे अब कंफर्म हो तो चलो मैं E2 की बात करूँ तो E2 कहाँ होगा? बोले यार E2 अब कहाँ होगा, नहीं बनता। चलो SN2 में क्या किया, क्या करते थे आप? बोले SN2 जो होता है वो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो E2 क्या होगा बच्चों? तो ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, SN2 में पूरी मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होती थी, इसमें भी क्या होगा? पूरी मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होगी। उसमें क्या होता था? रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती थी वो डिपेंड करती थी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पे। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेंगी। वहां पर क्या कार्बोकैटायन बनता था ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। बोले यहाँ भी क्या मिलेगी? बोले यहाँ भी हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जिसमें जो मीडियम है वो वर्चुअली अटैच्ड हो जाएगा किसी एक हाइड्रोजन के साथ और फिर हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट दे देगा। बस इतना ही करना है बच्चों। वहां पर जो आपने SN2 में फॉलो किया है वही E2 में फॉलो कर दो, कॉपी पेस्ट। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बहुत सरल है, बस बुद्धि की जरूरत है और वो आप तो लगाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि E2 मैंने कहा एथिल ब्रोमाइड लेट मैं लेता हूं और इसमें एल्कोहलिक मीडियम C2H5OH मीडियम KOH है, यानी C2H5O माइनस मीडियम के रूप में है। तो जब आप मैकेनिज्म लिखते हो ना बच्चों तो ये अंतर आ जाता है। ये है CH3 CH2, ये Br और यहाँ पर ये C2H5O माइनस जो भी मीडियम है वो यूज्ड एज रिएक्टेंट। सिमिलरली जैसे SN2 में होता था कि OH माइनस मीडियम के रूप में यूज हो जाता था, वही यहाँ पे होगा और ये मीडियम के रूप में यूज हो जाएगा। ये मीडियम क्या करेगा? ये जाएगा और इस H के साथ, क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, इस H को निकालना चाहेगा, बीटा एलिमिनेशन के साथ अटैचमेंट करेगा और ये C2H5O अटैच्ड विद दिस हाइड्रोजन CHH, सिंगल बॉन्ड CHH और ये वर्चुअली Br। ये C2H5 इस H को निकल जाएगा, इसी तरह ये Br निकल जाएगा। स्वाभाविक है, ये H प्लस होगा वो Br माइनस होगा। आज बीच में आपको दिख ही रहा है क्या मिल गया? आप बोलोगे CHH डबल बॉन्ड CHH एल्कीन यानी एथीन, C2H5OH और ये Br माइनस। बोले ये Br माइनस कहाँ गया? बोले K प्लस नहीं होगा ना भाई, KBr सॉरी KOH, तो आप बना दो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डरावना नहीं है। बस आप इसमें अगर बोलना चाहो तो मैं रेट का इक्वेशन क्या होगा, बोलोगे रेट इज इक्वल टू K C2H5 Br C2H5O minus. Since the rate of the reaction depend upon the two molecules, concentration of two molecules, therefore is considered as E2 unimolecular की जगह बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हो बच्चों? तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत सरल है इतना, और इतना आप अगर कर सकते हो तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो मान के चलते हैं ये बनेगा आपसे, कुछ भी करके खूब प्रैक्टिस करिए, खूब लिख लिख के पढ़िए और गारंटीड ये 100% बनेगा। बहुत जूझिए सी, 2-4 क्वेश्चन करिए, लैंग्वेज बोलिए, ऑर्डिनरी भाषा में बोलिए, बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, बॉन्ड कैसे बनाना है, बहुत किताबी भाषा यूज मत करिए, आप अपने से बात करिए, कंपाउंड से बात करिए, भाई क्या चाहिए तेरे को, कहाँ से टूटेगा, कहाँ बॉन्ड जाके जुड़ेगा, इस तरह से पूछिए, हर मॉलिक्यूल आंसर देगा भाई कि ऐसे ऐसे होना है। ओके, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं फिर।